आइए आयोटा के स्कैनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बेली पर जेली लगा दीजिए, यानी कि जेल लगाइए। जेल अप्लाई करने के बाद दबा करके देखिए, स्टर्नम जहाँ पर ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे प्रोब को ट्रांसवर्सली रखा जाएगा। ट्रांसवर्सली रखा जाएगा, हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और फिर स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि राउंड आयोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं। प्रेशर अप्लाई करने पर भी आयोटा गोल ही दिखाई देगा और इसके सराउंडिंग में चमकीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है ना, वो वर्टिब्रा का है और इसके बगल में इंफीरियर वेना कावा नज़र आएगा। वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। वो रेस्पिरेशन पर वो फैलता और सिकुड़ता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना। तो एक साइड आईवीसी, दूसरे साइड आयोटा। फिर अब हम लोग इसको दबाकर नीचे की ओर सेम लाइन में ट्रेस करते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे। इसको ट्रांसवर्स स्कैनिंग में देखते जाएंगे, एकदम नीचे तक आएंगे। तब तक आएंगे जब तक मेरे को बाइफर्केशन ना दिखाई दे। ठीक है। बाइफर्केशन में क्या होगा कि दो भाग में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये आयोटा आ रहा है और इसके बाद इसके जस्ट नीचे वर्टिब्रा का धब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें बाइफर्केशंस हुआ और ये बाइफर्केशंस को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हर जगह से इसको मेजर भी किया जा सकता है। यदि प्रोब को हम लोग सजाइटली रखते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कहेंगे। पॉइंटर हेड की तरफ होना चाहिए। आयोटा कुछ इस तरह सजाइटल स्कैन में आता है। आज मैं आप लोगों को नैरोइंग ऑफ आयोटा के बारे में बताने वाला हूँ। आयोटा नैरो हो जाता है और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ तो पता है कि आयोटा ऊपर की ओर से चौड़ा और नीचे की तरफ से नैरो होता चला जाता है और फर्दर ये बाइफरकेट भी करता है। ये फर्दर बाइफरकेट करता है और हम लोग इस आयोटा को जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है चेस्ट कैविटी का, इस एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास से जब हम लोग इसकी स्कैनिंग करते हैं तो इसको ये एक सेंटर हो गया, ये पहला सेंटर हो गया जहां से हम लोग आयोटा को मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज आयोटा को 3 भागों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, 3 स्थान पर, जहां से सबसे पहला टारगेट बनाया जहां से मेरे को मेजर करना है, और दूसरा बाइफर्केशन के जस्ट ऊपर। ये दोनों जो पॉइंट है, इसका जो नॉर्मल साइज है वो इसका 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो है 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये दोनों के बीच का जो एरिया है, इसका मिड स्कैनिंग जो एब्डोमिनल आयोटा की होती है वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके अनुसार हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आयोटा का जो साइज है वो हर पैमाने पर इक्वल है कि नहीं। हम 3 टारगेट बनाते हैं जहां पर से मेजर करते हैं और ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक में नहीं, और घटता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा घटेगा, लेकिन बढ़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है।
इसीलिए 3 टारगेट मान करके चला जाता है, हम लोग मेजर करते हैं और इससे पूरा असेसमेंट कर लेते हैं कि आयोटा में किसी तरह की एनोमली है कि नहीं। लेकिन बात को ये मेजर करने के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर से यहाँ पर के एरिया में जो है डायलेटेशन हो गया हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग जो है फुल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग में इसको कंप्लीटली ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और इसकी एबनॉर्मेलिटी को देखते हैं कि इसकी चौड़ाई बढ़ तो नहीं गई है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। 2 से 3 सेंटीमीटर इसका जो सबसे हाईएस्ट रेंज है, इससे अबव नहीं होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर को बियॉन्ड नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग अंकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि यस पेशेंट का आयोटा नॉर्मल है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आ गई, नैरोइंग ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा जब डायलेट कर सकता है, जैसा कि आपने कई जगह पर देखा है, जैसे एन्यूरिज्म की के बारे में देखा, एक दूसरी एबनॉर्मेलिटी आपने देखा जिसको हम लोग एयोटिक डिसेक्शन कहते हैं, और एयोटिक डिसेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एन्यूरिज्म होने का। इसके अलावा एक और बात आ जाती है आयोटा क्या नैरो होने का बात, ठीक है। आपका जो यहाँ पे मेंशन किया गया है नैरोइंग ऑफ आयोटा लोकलाइज्ड एरिया में, ठीक है। आयोटा का जो लोकलाइज्ड एरिया होगा, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। इसका कोई लोकल एरिया में नैरो हो जाए तो लोकल एरिया हम किसी को भी चूज कर सकते हैं जिसको नैरो करना है। सपोज दैट ये जगह जो है नैरो हो जाती है, ये जगह नैरो हो सकती है। तो नैरो होने का क्या वजह हो सकता है? पहला चीज कि एओर्टा सिकुड़ जाए। एओर्टा अगर सिकुड़ता है तो नली अगर सिकुड़ती है तो वो ऐसा अगर हो जाती है, इसका नॉर्मल डायमीटर कैसे होना चाहिए, एक एओर्टा ऐसा करके आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। 2 मिनट, एओर्टा नीचे की ओर आ रहा है, एओर्टा नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बैक क्या हुआ कि इस ये जो है नैरो हो गया, ये नैरो हो गया। तो इसका जो लोकलाइज्ड एरिया इसलिए नैरो हुआ क्योंकि ये नली सिकुड़ी, इसको हम लोग स्ट्रिंक्चर कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंक्चर को नहीं बता रहा है, ये भी एक नैरोइंग है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंक्चर को नहीं बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि इसकी जो वॉल का जो डिस्टेंस है, ये वॉल का जो डिस्टेंस है ये सामान्य रहेगा, लेकिन अंदर का जो कैलिबर है, अंदर का जो ल्यूमेन है, अंदर की जो नली है वो नैरो हो जाएगी। और अंदर की नली अगर नैरो होती है इट मीन्स कि ब्लड का जो प्रेशर है उसके नीचे ज्यादा आने लगेगा। जैसे कि यहां पर हम कुछ जमा देते हैं, जमाने का मतलब हो गया कि यहां पर कुछ आर्थ्रोमेटस प्लग होगा, आर्थ्रोमेटस प्लग होगा। तो आर्थ्रोमेटस प्लग अगर किसी जगह पर हो जाता है इट मीन्स कि इसको जो जितना ये वाइड था अब ये नहीं रहा, इसकी दीवार उतना ही रह गई, लेकिन इसके अंदर जो प्लग हुआ तो ये नैरो हो गया। अब जो ब्लड का फ्लो हो रहा था, ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो यहाँ पर नैरो होने की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक पाइप के सामने हम थंब रखते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसा करके इसका जो प्रेशर है क्या होगा, वो वैरी कर जाएगा और बढ़ जाएगा। ये एक कंडीशन डेवलप कर जाती है। तो इसी बात के बारे में यहाँ पे फोकस कर रहा है। मेन यही है कि अंदर में कुछ डिपोजिशन होती है, अंदर में कुछ डिपोजिशन होती है और उस डिपोजिशन की वजह से नैरोइंग होती है। एक डिपोजिशन और आपने पढ़ा है जिसको थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। यूजुअली
जब आप ये पढ़ रहे थे एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म जब होता है, वेसल्स का एन्यूरिज्म अगर सपोज दैट होता है, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बस आके जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक वेसल आ रही है लेकिन यहां पर से फैल गई, वेसल आ रही है और यहां पर से ये फैल गई। अब चूंकि ये फैली है तो इसके अंदर जो है डिपोजिशन हो गया क्या चीज का, प्लेटलेट का, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट का। ठीक है ना, इस एरिया में, इस एरिया में ये आकर के जमा हो गया, ये थ्रोम्बोसिस हो गई। ठीक है ना, और जो आपको पता है कि जो ल्यूमेन होगा उसके अंदर चूंकि फ्लूइड है यानी कि ब्लड है, तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पे थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बस जमेगा तो वो हल्का ग्रे होगा, थोड़ा सा कालापन वो रखेगा। लेकिन जो आर्थ्रोमेटस प्लग होता है, जो आर्थ्रोमेटस प्लग होता है वो और ज्यादा, और भी ज्यादा ये हो जाता है, चमकीला होगा। ठीक है, आर्थ्रोमेटस प्लग और ज्यादा चमकीला होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में चर्चा होगा, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन क्या किया हुआ है। कोई भी लोकलाइज एरिया की अगर नैरोइंग होती है आयोटा में, आयोटा में किसी भी जगह पर लोकलाइज एरिया को ले करके चलते हैं और उसकी नैरोइंग हो जाए, जैसे कि ये आयोटा जा रहा है, ये आयोटा जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक एरिया जो है, एक लोकल एरिया, छोटा सा एरिया जो है नैरो हो गया। ठीक है, तो वहां उसको सिग्निफिकेंट एंड शुड बी विजुअलाइज्ड एंड मेजर्ड, उसको देखा भी जा सकता है, उसको मेजर भी किया जा सकता है। उसकी डायमीटर को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में भी मेजर कर सकते हैं, इवन ट्रांसवर्स स्कैन में भी मेजर कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन और ट्रांसवर्स स्कैन दोनों कंडीशन में अगर ये इतना दूर का लोकल एरिया है और यहाँ पर प्लग हो जाता है, यहाँ पर कुछ जमता है, उस कंडीशन में आप जब इसको ट्रांसवर्स में भी देखेंगे तो उस कंडीशन में भी इसके वॉल में जो है जमा हुआ दिखाई देना चाहिए या दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमको ये पता चल सकता है कि ल्यूमेन जो है कितना ज्यादा पतला हुआ है और कितना नैरोइंग हो चुकी है। ठीक है ना, आप कितना ज्यादा डिपॉजिट है उसको भी हम एमएम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इधर से भी मेजर कर सकते हैं और ऐसा करके भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पर जो प्लग हुआ है, ये जो प्लग हुआ है इसको हम लोग आर्थ्रोमेटस प्लग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आर्थ्रोमेटस प्लग। अब ये जो आर्थ्रोमेटस प्लग है इसको हम लोग आर्थ्रोमा भी कहते हैं। ये आर्थ्रोमेटस कैल्सिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आर्थ्रोमेटस कैल्सिफिकेशन मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आर्थ्रोमेटस कैल्सिफिकेशन, सबसे पहला चीज ये जान लेना है कि आर्थ्रोमेटस को आर्थ्रोमा भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसका जो कंपोजिशन अगर देखें, इसके अंदर क्या क्या मिला रहता है, तो सबसे नंबर 1 इसमें लिपिड तो होगा ही, है ना, लिपिड। लिपिड के अलावा इसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग, बड़े वाले वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज, ठीक है, इसके अलावा इसमें डेबरी होगी, मरा हुआ सेल्स होगा। ये सारा जो कंपोजिशन होता है ये मिला रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और होती है, इसमें कुछ कैल्शियम भी आके जमा हो जाता है, कैल्शियम भी। तो ये जो आर्थ्रोमेटस प्लग है इसमें क्या क्या होगा,
इसमें लिपिड होगा, इसमें मैक्रोफेज होंगे, इसमें कैल्शियम होगा, इसमें डेबरी होगा, और इतनी सारी चीज होने के कारण ये थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाता है और ये थ्रोम्बस से थोड़ा ज्यादा चमकीला भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये होने का जो कारण है, मुख्य कारण है, सबसे पहला कि यहां तक की तो बात हो गई क्लियर, लेकिन ये पब्लिक को हो कैसे जाता है, किसी व्यक्ति को ये बीमारी क्यों होती है? तो ये बीमारी होने का जो सबसे मुख्य कारण है, उसका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, वो डायबिटीज हो, उसके उसके में वो डायबिटिक हो, उसको जो है ना स्मोकिंग करने की हैबिट हो, ठीक है, या उसका हाई ब्लड प्रेशर हो, या एज फैक्टर हो। ये सारा कंडीशन एक चीज को डैमेज करता है, और वो है आयोटा के या ब्लड वेसल्स के इनर वॉल को वो डैमेज करता है। अगर हम लोग ब्लड वेसल्स का इनर वॉल की बात करते हैं, तो इनर वॉल, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, ये ट्यूनिका इंटीमा अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या नली का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे स्टेनोसिस हो गया या हार्डनेस हो गया, किसी कारणवश यहाँ का प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर रेज करेगा, ये प्रेशर जो है दीवार पे टकराएगा, कुछ ब्लड नीचे भी जाएगा, लेकिन वॉल पर बार बार टकराने से यहाँ क्षति पैदा कर सकता है किसी पार्टिकुलर जगह पर, किसी लोकलाइज एरिया पर ये क्षति पैदा करता है, और वहां पर की जो इनर दीवार होती है वो इस तरह रफ हो जाती है, उसका हीलिंग होता है, उस पर थ्रोम्बस भी आके जमा होते हैं, और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो लिपिड आकर के जमा होता है, जिसके साथ माइक्रोफेज और कैल्शियम भी जमा होंगे, और इस तरह जो है ये आर्थ्रोमेटस प्लग डेवलप करता है। ये खतरनाक है, ये जानलेवा भी है। ये अगर ज्यादा हो गया, तो ये अगर ज्यादा हुआ, अगर मान लीजिए यहीं पर इतना प्लग हुआ, तो ये कैसे जानलेवा, आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्लड का फ्लो जो आ रहा था वो नॉर्मल था यहाँ तक, लेकिन चूंकि जगह छेका गई, कैप्चर हो गई, इसके एरिया पर आर्थ्रोमेटस प्लग जम गया, तो नीचे जो ब्लड आएगा उसका प्रेशर हाई होगा, और इससे निकलने वाली अगर रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी से भी किडनी में ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा और किडनी को वो डैमेज करेगा, तो किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या जो दूसरे ऑर्गन्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है जहां जहां हायर प्रेशर में ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग एसेस कर सकते हैं लेंथ के का ही एक हिसाब किताब है। हम तो सबसे पहले आंख से देख करके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आंख इसमें मदद करती है, जहां पर भी ये डिपोजिशन है ये इस तरह का चमकीला टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, ये चमक जैसी चीज जो दिखाई देगी, इसके वॉल पे जो है डिपोजिट हुई हुई, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ नहीं है, ये आर्थ्रोमेटस प्लग है। और इसका कॉन्फर्मेशन, और ये देखिए यहाँ पर कि वॉल जो है चिकनी नहीं है, चूंकि डिपोजिशन हुआ है तो ऐसा हल्का हल्का घूम घूम गया, और हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि ल्यूमेन कितना ज्यादा घट गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत पुअर कंडीशन है, यहाँ पर भी जो प्लग है वो काफी इकोजेनिक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा डेंस होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा उसमें से शैडो निकल जाए। ठीक है ना, जैसे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो वो ज्यादा डेंस होता है, तो उसके नीचे से जो है शैडो निकलता है, काले रंग की उसमें से शैडो निकलती है, और ये कंफर्म कर देता है कि भैया ये जो है कुछ और नहीं है, ये स्टोन है। बात समझ में आ गई। इसी तरह ऐसा पॉसिबल है कि ज्यादा मात्रा में अगर कैल्शियम जमता है तो वहां से शैडो भी निकलने की संभावना है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। 95% केसेस आप ऐसा देखिएगा जो चमकीला तो होगा लेकिन उसमें से शैडो नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि शैडो
रिफ्लेक्ट करने के लिए जितनी डेंसिटी की आवश्यकता है उतनी डेंसिटी नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो ये एक कारण बन जाता है। डॉपलर इफेक्ट आपको बहुत लाभदायक हो जाता है। डॉपलर इफेक्ट जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, अच्छा इवन यहाँ पर लिख रहा है कैल्सिफिकेशन, यहाँ तक मैंने बताया था ना, तो आयोटा शुड बी ट्रेस्ड पास्ट बाइफर्केशन। आप पूरे आयोटा का स्कैनिंग करते जाएं, इपिगैस्ट्रिक रीजन से उसको लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते जाएं। आपको कहीं पर अगर एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो वहीं से घुमा करके ट्रांसवर्स स्कैन करें। लेकिन जो सर्वे की बात होती है तो सर्वे में लॉन्गिट्यूडनल स्कैन का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसमें फुल स्कैनिंग करेंगे, हर एरिया को देखते हुए नीचे तक जाएंगे। खास करके वहां पर प्रोब को ज्यादा रखेंगे जहां पर प्रोब टेंडरनेस हो रहा है, प्रोब रखने से दर्द हो रही है, ठीक है ना। तो वो दर्द या तो एओटाइटिस की वजह से हो सकता है या एओटाइटिस के साथ साथ वहां पर प्लग होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसके नैरोइंग को देखेंगे या वाइडनिंग को। वाइडनिंग जिसको हम लोग पेटेंसी भी कहते हैं, कहां पर ये वाइड कभी कभी हो जाता है एन्यूरिज्म के कंडीशन में, या उससे कम है तो हम लोग उसको वाइड मानेंगे, उस एरिया को वाइड मानेंगे, ठीक है ना। एल्डर पेशेंट में क्या देखा जाता है कि एओर्टा जो है टॉर्टुअस हो जाता है। टॉर्टुअस का मतलब कि बहुत ज्यादा इस तरह हो जाएगा, रफ टाइप का, वो ट्विस्ट, मुड़ा हुआ, उसमें एक समानता नहीं रहेगी उसकी दीवार में, वो मुड़ मुड़ जाएगा, ठीक है। या नैरो हो जाएगा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होने के कारण, ठीक है। कैल्सिफिकेशन आयोटा के वॉल में फोकल एरिया को दिखा सकता है, जो एक्वेस्टिक शैडोइंग जिसकी चर्चा मैंने पहले की, ठीक है। ए थ्रोम्बस में डेवलप, थ्रोम्बस भी डेवलप कर सकता है, खास करके वहां पर जहां पर बाइफर्केशन है। आयोटा जहां पर नीचे की ओर जहां पर बाइफर्केट करता है उस जगह पर आप चेक करें कि किसी तरह का थ्रोम्बस है कि नहीं, ठीक है। इससे एक फायदा यह है कि आपको कलर डॉपलर का इस्तेमाल करना पड़ता है जब भी वस्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये एओर्टा है और थोड़ा सा टॉर्टुअस है, ये जो भी है इसमें डिपोजिशन लग रही है, वॉल यहाँ से यहाँ तक होना है, ठीक है, या इसका डिपोजिशन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने मार्क नहीं किया है लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये इसके जो ये जो एरिया है, ये देख लीजिए, ये एरिया पर इसके ऊपर में इतना दूर क्या थ्रोम्बस है कि नहीं, ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए, या आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए, मोटा मोटी प्लग है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए हम कलर डॉपलर को जब ऑन करेंगे तो हमको जहां ब्लड होगा वो एरिया ही लाल दिखाई देगा, यहाँ पर लाल नहीं आएगा जहां पर ब्लड नहीं हो। और आपको अगर कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग को वो दूर कर देगा, आपको लाल लाल ऊपर में भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर लाल इसके ऊपर नहीं दिखाई देता है यानी कि यहाँ पर भी डिपोजिशन है, तो ये एक कंफर्मेशन करने के लिए कलर डॉपलर बहुत ज्यादा माने रखता है। इसलिए कि आपका अगर कभी कभी क्या होता है ना कि आंख से बहुत सारी चीज होती तो है और दिखाई नहीं देती। अल्ट्रासाउंड में सीन क्या है कि अच्छे से नॉलेज और अच्छे पढ़ाई के अलावा आंख की पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। हर कोई बहुत नॉलेज गेन तो कर लेगा लेकिन उसको जब तक प्रैक्टिस पे नहीं उतारेगा और उसको देखने की हैबिट नहीं बनेगी तो वो चीज जानते हुए वो मिस कर देगा और उसकी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसको जो है प्रैक्टिस में रहना चाहिए और उस तरह की इमेजेस अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या करें कि खूब सारी इकट्ठी करें, गूगल सर्च ही से इकट्ठी करें और इकट्ठी करके उसको बार बार देखें, नॉर्मल को एबनॉर्मल के साथ मिलाएं, आपको पता चलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, यहाँ पर इकोजेनिक प्लग भी दिखाई दे रहा है। अब जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं आयोटिक प्रोस्थेसिस, ये हो गया आपका फिनिश, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आप जो वस्कुलर एग्जामिनेशन कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड में उस
उसमें आप देख लीजिए कि कहीं कुछ जमा हुआ है कि नहीं, बहुत आसानी से पता चल जाता है। और ये भी आप डिटेक्ट करके डॉक्टर को बताने वाले हैं कि भाई यहाँ पे नैरोइंग है, यहाँ पे खतरा है, ठीक है ना, आप इसके नैरोइंग को खोलें, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखिए लिखा है, कलर डॉपलर के अलावा एओटोग्राफी। एओटोग्राफी जो है एग्जामिनेशन, जो फोटो को सीटी स्कैन से लिया जाता है, एओर्टा की इमेज ली जाती है, उसको एओटोग्राफी कहते हैं। जब वेन को देखते हैं तो उसको हम लोग वेनोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट के एओर्टा को देखेंगे, उसमें चेक करेंगे कहीं पर स्टेनोसिस है कि नहीं, है ना, और या डायलेट तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। ये मेरा मेरा ये वाला पोर्शन है, आपका ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब आपको जो है प्रैक्टिस करना है। दूसरा है प्रोस्थेसिस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आर्टिफिशियल जो पार्ट लगाया जाता है, आर्टिफिशियल अंग लगाया जाता है, उसी को तो प्रोस्थेसिस कहते हैं। किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया तो उसको भी प्रोस्थेसिस कहते हैं। लेकिन जब एओर्टा के प्रोस्थेसिस की बात होती है तो बहुत सारे कंडीशन में प्रोस्थेसिस लगाया जा सकता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, और बढ़ते बढ़ते ये फट जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, देखिएगा यहाँ इसकी जो डायमीटर है एन्यूरिज्म की 1 सेंटीमीटर पर ईयर जो है बढ़ती जाती है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये रप्चर कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रप्चर कर सकता है। तो इससे हमको क्या करना है कि बचाने के लिए कुछ प्रोस्थेसिस का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जहां पर एन्यूरिज्म है उसकी जो वॉल है वहां पर एक सपोर्ट दे दिया जाता है, एक मेटालिक स्टेनलेस स्टील का जो है सपोर्ट दिया जाता है। ये एक तरह का आपको क्या हो गया, प्रोस्थेसिस हुआ, ठीक है ना। अब जो लगाया गया, ये जो ब्लड का फ्लो होगा, अब इसके वॉल पे टकराएगा नहीं, इसके फटने का कोई खतरा नहीं, और ब्लड नीचे की ओर जा सकता है। तो ये जो लगाया गया है, ये ग्राफ्टिंग जो इसकी हुई है, ये प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट किया गया है कि नहीं। कभी कभी कुछ चीज लगाई तो जाती है और उसका वो कंफर्म किया जाता है कि उसको लगाने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्या वो लीकेज उस एरिया से तो हो नहीं रही है। ये सारी चीजों को देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है अल्ट्रासाउंड। तो पेशेंट को सर्जिकली कभी कभी रिपेयर किया जाता है आयोटा को। और आयोटिक प्रोस्थेसिस क्या होती है ना, कि मान लीजिए कि आयोटा यहाँ से और यहाँ पर जो है ना एक ट्यूमर डेवलप कर गया, ठीक है, और उसके चलते जो है ना आयोटा को यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया। अब क्या किया जाएगा कि आर्टिफिशियल ट्यूब को ही लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल ट्यूब को लगाया जाएगा। तो यहाँ से जो है भगवान का दिया हुआ नली है, और यहाँ से भी भगवान का दिया हुआ नली, और इतना दूर जो भगवान ने दिया था नली, उसको आपने क्या किया, काट दिया, हटा दिया, है ना। इतना दूर का आपने क्या किया, कट करके हटा दिया, सर्जिकली हटाया डॉक्टर ने। तो इस यहाँ का ब्लड अब कहाँ जाएगा, तो ये एक लगाया जाता है आर्टिफिशियल, और उसकी माइक्रो सर्जरी होती है। उस तरह की भी चीजों के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। करने के अलावा, इस तरह की चीजों का असेसमेंट करने के अलावा, ठीक है ना, ये सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रोस्थेसिस कैसी होती है, इसको एक बार हम लोग गूगल सर्च के माध्यम से हम लोग देखते हैं। गूगल क्रोम में खोलता हूं। देखिए इस तरह का है ना, ये ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जो आर्टिफिशियल आयोटा है, देख रहे हैं, इसका ट्रिब्यूटरी भी निकाला, इसका जो है अगल बगल से भी निकाला है। तो ये
कितने तरीके से लगाया जा सकता है। दीज आर दी प्रोस्थेसिस। एन्यूरिज्म हो गया या डिसेक्शन हो गया तो वहां पर लगाया जाता है, इस तरह की चीजों को लगाया जाता है। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि इस तरह की चीजों को अगर लगाया जाता है तो इसको माइक्रो सर्जरी होती है, और चूंकि इसकी माइक्रो सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में वहां पर लीकेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस या संभावनाएं होती हैं। और ये सारी चीजों का जो लीकेज होने का जो संभावना होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वो ब्लड आकर के जमा होने लगेगा और उसको हम लोग आसानी से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रोस्थेसिस एंड यूजिंग ट्रांसवर्स सेक्शन टू एक्सक्लूड डिसेक्शन और लीकेज। तो हम लोग इसमें लीकेज वगैरह समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे डिसेक्शन और लीकेज को छोड़ करके, हम और भी चीजों को देखेंगे। हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आयोटा के इर्द गिर्द फ्लूइड जो है एडजेसेंट एरिया में जहां पे ग्राफ्टिंग हुई है वहां पे जमा तो नहीं है, किसी तरह का हेमोरेज तो वहां पर नहीं हुआ है, वहां पर पोस्ट सर्जिकल एडेमा हुआ तो है कि नहीं हुआ है, सर्जरी के बाद का एडेमा होना। एडेमा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर एडेमा नहीं जानते होंगे तो मैं फिर से बता देता हूं कि कलेक्शन ऑफ या अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और एडेमा नहीं समझेंगे तो फिर आप हमको नॉक करेंगे, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। या किसी तरह का जहां पर डॉक्टर ने सेट किया है वहां पे इंफेक्शन दोबारा तो नहीं लगा। क्लिनिकल कंडीशन पेशेंट का चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। फुल लेंथ एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें प्रोस्थेसिस की स्थिति को देखा जाता है कि वो प्रोस्थेसिस का क्या कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन में प्रोस्थेसिस को देखा जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसवर्स स्कैन में लेकिन देखा क्या जा रहा है कि ये प्रोस्थेसिस के अगल बगल काला तो नहीं है, यानी कि नॉर्मल है। अगर यहाँ पर काला ज्यादा हो जाता, यहाँ पे ज्यादा काला हो जाता, तो इसका मतलब के अंदर का ब्लड जो है बाहर आकर के जमा हो रहा है। इसी सब चीज को देखते हैं। ठीक है, ये कोलैप्स्ड एओर्टा है और वहां पे प्रोस्थेसिस को लगाया गया है। वो एरिया को हम देख सकते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि प्रोस्थेसिस में जहां पे लगा है वहां पर किसी तरह का डिपोजिशन तो नहीं है या वहां पर से किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, और प्रोस्थेसिस जो लगा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं उसका असेसमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा है जिसमें आयोटिक प्रोस्थेसिस लगा हुआ है। आपको ऐसे भी पेशेंट की हिस्ट्री जब मिलती है तो उसमें आपको पता चल जाता है, लेकिन इसके अगल बगल जो है हल्का काला काला दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अगल बगल जो है एब्सेस लिख रहा है, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये एब्सेस ही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक मास का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है जो हाइपो इकोजेनिक है। ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है वो एब्सेस हो, या ये भी तो हो सकता है कि वहां पर ब्लड का लीकेज हुआ हो जो बाद में हेमेटोमा में कन्वर्ट कर गया हो। तो ये दो चीज की संभावना होती है। तो हम लोग सिंपल चलेंगे, ये जो बुक लिखने वाला है ये पहले से जान रहा है कि भैया ये जिस चीज का हो रहा है इसको एब्सेस हुआ है। या दूसरा तरीका ये है इसको कंफर्म करने का कि जहां पर एब्सेस हुआ है तो उसका जो ESR वगैरह है ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, उसको इन्फेक्शन का कंडीशन उसका दिखाई देगा पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद है आइडियोपैथिक आयोटाइटिस। आइडियोपैथिक आयोटाइटिस का मतलब कि आयोटा का इन्फ्लामेशन तो हुआ लेकिन उसका क्या कारण है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए।